नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पहली मरतबा तवील अरसे के बाद आप देख रहे हैं कि अवाम ने बज़ोर एहतजाज अपने आप को हेडलाइंस में अब मनवा लिया है। अब पाकिस्तान के तमाम मीडिया की तमाम बड़ी हेडलाइंस अवामी मसाइल से मुतल्लिक हैं। बिजली पर अवाम फट पड़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? बिजली बिलों के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज पर काकड़ हुकूमत का दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ ही अवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। अवाम को सड़कों से हटाने के लिए आइस्को ने बिल्स एक साथ में अदा करने की ऑफर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही, दिन के खाने में दाल, सब्जी, सलाद, जबकि डिनर में देसी घी में तैयार देसी मुर्ग और मटन दिया जाता है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को तीसरी मर्तबा जिस्मानी रिमांड के लिए एफआईए के हवाले कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कहना है कि उम्मीद करते हैं बगैर किसी शरारत और ताकीर के चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और रिहाई के अहकाम जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, उनका बहुत शुक्रिया। उनके साथ सादिया अफजाल साहिबा, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सीनियर सियासतदान और लिखारी कलमकार, साहिब किताब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज राना इसी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, जो हमें टेक्निकल बातों से समझाएंगे कि बिलों का मसला क्या है। बट स्टार्टिंग विद यू सेनेटर साहब, आपका मैं देख रहा था बयान बड़ा चला है कि 2018 के बाद हमारी हुकूमत नहीं आई। आपके प्राइम मिनिस्टर रहे पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब। हम तो कहते थे कि वो टीवी से निकलते ही नहीं है। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आखिर में आके की। आप ये क्यों कह रहे हैं आपकी हुकूमत नहीं आई थी? बिलों की वजह से कह रहे हैं? नहीं, मैं तो एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ तलत। देखे ना, आप खुद भी 13 जमातों की एक मखलूत हुकूमत कहते, पीडीएम की हुकूमत आप कहते थे। लेकिन जब इस तरह की उफ्ताद आती है और जब बयानिए सियासतदानों से निकल के अवाम के पास चले जाते हैं और अवाम का बयानिया सामने आ जाता है, तो फिर एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। एक्सक्यूज़ में ये है जी कि ये तो पीएमएलएन की हुकूमत थी। पीएमएलएन की कितनी हुकूमत थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन कहाँ बैठा हुआ था। मैंने उसी प्रोग्राम में जिसका हवाला आप दे रहे हैं, मैंने बिरयानी की देग की मिसाल दी थी कि बिरयानी का तश्त भरा हुआ है, ये बोटी मैं खाऊंगा, ये बोटी मेरी है, ये मेरी है। और वो सब लुत्फानंदोज होते रहे, डकारे मारते रहे, खाते पीते रहे। अब बाहर जाके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसका किया धरा। ऐसे ना करें। अगर कुछ किया धरा है जो कि नज़र आ रहा है ना, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। और मैं पहली दफ़ा जो आपने ये कहा है कि अवाम के पास उनका बयानिया आ गया है और उनके बयानिए को हम डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहली मर्तबा स्टोरी चेंज होगी। जो गैर सियासी है, जो गैर मफादाती भी है, ये तो उनकी आप बीती है और उनके दुख है कि वो रोटी खाएं या बिल। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये पीएमएलएन की हुकूमत इसलिए नहीं हो सकती है कि उसके वजीर आजम का ताल्लुक किसी और जमात से था। लेकिन आप वसद एहतराम, आपकी हुकूमत ने वो मुआहिदा किया जिसके ऊपर उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कौम को मुबारकबाद दी। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वाला ट्वीट किया। आपके पास पावर की मिनिस्ट्री मौजूद थी। तो मुख्तसरन आप ये फरमा रहे हैं कि ये आपकी तरफ से एक्सक्यूज नहीं है, अब आप नहीं बच रहे जिम्मेदारी से, जो इल्जाम आप दूसरों पे दे रहे हैं। देखें ना, जब हाइंड साइड में आप चीज़ों को देखते हैं ना जी, तो आपको फिर उसके नतायज और असरात पे आके फोकस हो जाते हैं। आप अगर उस सिचुएशन में चले जाएं जो उस वक्त थी कि जी IMF से मुआहदा होना हमारे लिए ज़िंदगी और मौत बना हुआ था। ठीक, यूँ लग रहा था कि जैसे ये मुआहदा नहीं होगा हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता हो जाते तो पता नहीं इन बिजली को बिलों का हाल क्या होता, बिजली होती या ना होती, या किस क्राइसिस से हम दो चार होते, ये हम नहीं कह सकते। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज़ था। उस वक्त एक साई ऑफ रिलीफ जिसे कहते हैं। और आप जो लाहौल वाला कह रहे हैं, उसका क्या करें? लाहौर वाला क्या मतलब है कि लाहौर वाला को किस किस्म की बला में हम फंस गए हैं, वो भी तो हम कह रहे हैं ना। इन्हीं मुआहदात के नतीजे में मैं ये कहता हूँ कि ये मुआहदा हमारी या पीडीएम की हुकूमत के दौरान जन्म नहीं लेता। ठीक है, ये मुआहदा जन्म लेता है उससे पहले। बट यू से इट्स अ गुड थिंग दैट इट हैपेंड एट दैट टाइम। बिल्कुल, उससे कौन इनकार करे। लेट मी ब्रिंग इन मुस्तफा साहब, हाउ डू यू रीड दिस? मतलब अब शिफ्टिंग ऑफ द ब्लेम हैज स्टार्टेड। उनका मानना है कि हमारा मुआहदा थोड़ी था 2019 में किया, आज खुर्रम सगीर साहब ने भी ये बयान दिया। बट योर टेक ऑन दिस, व्हाट इज हैपनिंग? तलत भाई, मैं इसमें दो आपके सामने नुकात रखूंगा। पहला नुकता ये कि सिद्दीकी साहब मेरे सीनियर हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये
गुफ्तगू और ये बयानिया के लोगों के सामने अगर रखा जाए कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो लोग मानने वाले नहीं। ठीक, हुकूमत आपकी इतनी जरूर थी कि आपके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकल गए, आपके केसेस भी खत्म हो गए, जो अकाउंट्स डी फ्रीज थे वो भी फ्रीज थे वो भी डी फ्रीज हो गए, सारे काम नैब के कवानीन के अंदर तरमीम हो गई, आपकी जितनी क्यादतों के जो पर्सनल मसाइल थे वो सारे के सारे हल हो गए, और फिर अवाम के जो मसाइल थे वो अपनी जगह पर रहे। ठीक, तो आज उससे लाताल्लुकी जो है वो कोई बनती नहीं है लोगों के सामने, मेरे ख्याल से इट कांट सेल। दूसरा नुकता मैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा वो कतई नजर इस सारी कॉन्वर्सेशन से वो ये है कि आज जो इस मुल्क में बहरान है, पहले उसकी संगीनी का एहसास कीजिए। ये बहरान इतना संगीन है, और ये सिर्फ पावर सेक्टर के बहरान की मैं बात नहीं कर रहा, ये बिजली के बिलों की मैं बात नहीं कर रहा, बिलाशुबा अवाम इस वक्त सख्त तकलीफ में है, लेकिन पाकिस्तान को जिस बहरान का सामना है ये पूरे मुल्क को ले बैठेगा। और ये बहरान बना क्यों है, हमें उसकी वजूहात पे गौर करना चाहिए, और फिर उससे निकलना कैसे। तो आप मुआशी बहरान की बात कर रहे हैं या किस मैं बात कर रहा हूं सियासी अदम इस्तेकाम। ठीक, मैं बात कर रहा हूं सियासी बहरान की, कि आज हम माशी बहरान इस वजह से देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारे मुल्क में 10 सालों से एक सियासी बहरान है, और वो बहरान शुरू हुआ डॉन लीक्स के बाद। ठीक, डॉन लीक्स के बाद से लेकर आज तक हमने 2 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को निकलते हुए देखा, हमने उनको गिरफ्तार होते हुए देखा, हमने उनकी पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार होते हुए देखा, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार होते हुए देखा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इतना बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर होगा तो उसके नतीजे में आपका माशी इस्तेकाम आ जाएगा? नहीं होना। और इस सारे बहरान के जो जिम्मेदार हैं उसमें सियासतदान भी शामिल है, उसमें जजेस भी शामिल है, उसमें हमारी जुडिशरी का बहुत बड़ा किरदार है, हमारे जर्नल भी शामिल है। किया मैं चाहूंगा कि ट्वीट आपका दिखा दो, यू सेड एग्जैक्टली दिस जी, कि इसके अंदर सब शामिल है और अफसरशाही इसके अंदर शामिल है। हम सब ने मिलकर इस बहरान को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि इससे अगर हमने निकलने के लिए जो फैसले हमें जरूरत है करने के, अगर हमने ना किए तो मुल्क खुदा न खास्ता। I'll come to those decisions. Let me go to Sadia at this point. शहबाज, thank you very much for joining us. अब बसंत एहतराम आपने जो आर्गुमेंट किया वो एक बलवे की FIR की तरह है। जब बलवा हो जाता है तो फिर आपको पता नहीं चलता आपने FIR किस पे लगानी। तो अगर आपने जिम्मेदारी को शिफ्ट करना हो तो फिर कहते हैं जी कि सियासी बहरान है, वो कहते हैं हुकूमतों का मामला नहीं है, ये रियासती मामला भी है। मसलन अगर आप देखें ना कि बिजली की चोरी देख लें, जिन एरियाज को आप टैक्स नहीं करते हैं उसको देख लें। मैं तो हैरान ही हो गया जब देखा कि जज साहबान जो है मोहतरम 2-2 हज़ार यूनिट जो है मुफ्त ले रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब भी मुफ्त ले रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब अगर अल्लाह उनको हयात दे, इनकी बात नहीं कर रहा है, ओहदे में अगर वो फौत हो जाते हैं, ममनून साहब जिस तरह हुए, तो उनकी जो विडो हैं उनको 2000 यूनिट। मतलब ये तो बिल्कुल खुला खाता है। देखिए, पहले तो जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए हैं तलत साहब, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि इतने टाइम से हम भी अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि एक ही टॉपिक चल रहा था, सियासत पे बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें हैं। अब अवाम जो सड़कों पर आए, दिस इज नॉट एन ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट। बिल्कुल सही कह, ये वो मूवमेंट है जो ऑर्गेनिक तहरीक के तौर पे आपको नजर आ रही है कि अवाम जो है वो गुर्बत से तंग होके, महंगाई के हाथों तंग होके, और इन बिलों की वजह से लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज दीज बिल्स। 75 साल का बुजुर्ग भी मौजूद है और 7 साल का बच्चा भी सड़क पे मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो तहरीक है, जब अवाम खुद अपने इशू से तंग आके सड़कों पर आ जाएं तो फिर आप उस तहरीक को रोक नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आप उनका मसला जो है वो हल करें। दूसरी चीज, आपको इस तहरीक में कहीं ये नहीं नजर आएगा कि जी पीपल्स पार्टी ने कर दिया या नून लीग ने कर दिया या PTI ने कर दिया। अवाम कहते हैं कि जी हुक्मरान हमारे ऐसे, आपकी अशराफिया ऐसे कि जी हम टैक्सेस दें, हम बिल भरें, हमें बिजली भी नहीं मिलती है, उसके बावजूद हमारे बिल्स आ जाते हैं, और आपके जो अशराफिया बैठी हुई, आपके जो हुक्मरान बैठे हैं वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक तो डिस्क्रिमिनेशन आपने फरमाया कि सिर्फ उसमें एक और जाविया देते हुए कि वो ये भी साथ कह रहे हैं कि सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं। अब वो जो है तफरीक नहीं कर, तफरीक नहीं है। पहले होता था कि जी ये अच्छा है, ये थोड़ा कम बुरा है, अब वो कह रहे हैं सारे अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे जिसकी भी हुकूमत रही है, तकरीबन तमाम ही जमातों ने हुकूमत कर ली है, वो उन्होंने सब एक चीज में आवाम को फंसाया कि देखें जी माजी के हुक्मरान थे ना, वो ये मुआहदा करके चले गए थे IMF वाला, ये नागुज़ीर था इसलिए हमें करना पड़ा, और ये जो शराइत हम पे लगाई गई हैं उसकी वजह से बोझ आया। IMF के मुआहदे को थोड़ी टाइम के लिए साइड पे रखें। आप अपनी इनकॉम्पिटेंस कब तक इस तरीके से छुपाएंगे? क्या IMF ने आपको मना किया था कि आप सब्सिडी रिफॉर्म ना लाएं? IMF ने आपको मना किया था आप टैरिफ रिफॉर्म ना लेकर आएं? IMF ने आपको मना किया था कि ये जो 520 बिलियन रुपए का लॉस आपको सिर्फ 2022 के अंदर हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस के अंदर आप वो करें। आप क्यों नहीं कर सके हैं?
आपने जो डिस्कोस के अंदर जो सीईओज बिठाए हुए, हाईली इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाए हुए, वो किस तरीके से बोर्ड्स बन रहे हैं, वो किस तरीके से उन कंपनीज को चला रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं। जो आपके करने का काम जो आपने नहीं की, तो जब इसको नैरो डाउन करके हमें बताएं। वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत थी नहीं, ये कह रहे हैं कि ये सियासी अदम ऐसा काम है। सादिया का आर्गूमेंट ये है जी कि अपनी इनकॉम्पिटेंस है, बट ये सारी बातें लोगों को समझाने के नहीं है, बताना है कि यार बिलों का करना क्या। हु इज टू ब्लेम फॉर द बिल क्राइसिस इन पाकिस्तान, कौन है? ये एक हुकूमत की कहानी नहीं है, एक पावर सेक्रेटरी की कहानी नहीं है, ये कहानी चल रही है आपकी 1994 से। 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई, जब हमने पहले इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाया। वैसे तो 1991 में आ गया था, 94 की पॉलिसी का प्लांट है। वहां से गलती हुई कि जो उस वक्त का सरमायाकार आया उसको आपने डॉलर में, अगर आपने रुपए में भी अदायगी करनी थी तो एक डॉलर का रेट आपने उसके साथ तय किया कि इस रेट के ऊपर हम आपको अदायगी करेंगे, अगर आपका प्लांट बंद होगा तो उसके बावजूद हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। उस पॉलिसी को बेस बनाकर 2005 में इसी तरह की एक पॉलिसी 2002 की थी, फिर 2005 में उसके प्लांट्स लगे, 2013 में उसको रेप्लिकेट किया गया, वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थे। जब उसको रेप्लिकेट किया गया तो उसको बहुत सारे केसेस में जो आपको पहले ऑन एन एवरेज को 17% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, वो 27-27% तक। मैंने एक खबर की उस वक्त, और ये खबर नंबर्स जो थे ऑफिशियली पावर डिवीजन ने एक स्टैंडिंग कमेटी में दिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो था कुछ केसेस में 34% तक, 34.2%। मुझे लोग ये पूछेंगे, देख रहे हैं कि इसका हमारे बिल से क्या ताल्लुक, उनको बताने की जरूरत है आपके बिल के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली आज अगर एक आपने आइडियल कैपेसिटी पेमेंट, इंग्लिश के लफ्ज़ बहुत ज्यादा आजकल टीवी चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, तो लोगों को समझ आ गई कि अगर आपका कारखाना बिजली का बंद भी है तो आपने उसको अदायगी करनी, वो 2 अकाउंट्स के ऊपर होती है। एक तो उसने जो कर्जा लिया हुआ प्लांट लगाने के लिए वो भी आपके टैरिफ से रिकवर हो रहा है, दूसरा वो उसका जो उसकी कैपेसिटी है कि वो आपको 100 मेगावाट बिजली बेच सकता है। या तो आपकी हुकूमत नालायक है क्योंकि वो ले इसलिए नहीं रही कि वो लेके बेचेगी तो और चोरी होगी और कम जो बिल्स होंगे, या उसकी सादा अल्फाज में जो बिजली, जो कारखाने चल नहीं रहे, जो बिजली बन नहीं रही, उसके पैसे भी आप बिलों के अंदर 17 रुपए फी यूनिट, 17 रुपए फी यूनिट जो है। अब इसके ऊपर वापस आइए, ये बिल जो है आपके घर में भी आते हैं, हम सबके घरों में आते हैं। पहली मर्तबा है कि हमने बारीक बीनी से इन बिलों को पढ़ा और इसमें से पता चला है कि 8 या 9 किस्म के इजाफी इसके अंदर सरचार्जेस हैं। तो मैं ये, क्योंकि आप लोगों के इश्यूज उठाते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी डिड इट एवर अकर टू एनीबॉडी कि यार ये अभी हमें टेकअप करना है, इसको बहुत अरसे से बिल इसी किस्म के आ रहे हैं या नहीं? देखिए, ये इशू आते रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब 2013 के बाद, तो 2014 में भी इस तरह के इन्फ्लेटेड बिल्स आए थे और उस पर भी उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था, शहबाज को याद होगा। और फिर कोई 22 बिलियन रुपीस मुझे कैबिनेट ने मखसूस किए थे जी कि ये जो बिल आए हैं इनको एडजस्ट किया जाए और ये पैसे जो हैं इनको वापस किए जाएं कंज्यूमर्स को, या उनके अगले बिलों में एडजस्ट किया जाए। इस तरह की क्राइसिस आती रहती है। बुनियादी बात यह है जो मुस्तफ़ा ने कही है कि ये एक आपके जिस्म पे, आपके बाजू पे निकल आने वाली एक फिंसी है जो आपको तंग कर रही है। ठीक, ये एक छोटा सा इशू है जो बहुत बड़ा मैग्नीफाई हो गया है ना। ये छोटा इशू है, इश्यूज बहुत ज्यादा है हमारे इश्यूज ये हैं। अवाम को तो एक ही नहीं, अवाम की मैं बात नहीं कर रहा। अवाम तो मुश्किल में है। मैं खुद 1,28,000 रुपया बिल दे के आया हूँ जो मेरी तनख्वाह के बराबर है, इसको पता है। अब मामला ये है कि अवाम रोटी खाएं, बच्चे की फीस दें, वो ये बिल भरें, क्या करें? उनके पास कोई हल नहीं है कि वो बिल जलाएं। तो लार्जर इशू क्या है? मैं लार्जर इशू ये है अदम इस्तेकाम, जो मुस्तफ़ा ने कहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप देखें ना, आज अखबारों में जिक्र आता है जी कि इतने रुपए की बिजली मिल रही है इंडिया में, इतने रुपए की बिजली मिल रही है बांग्लादेश में। शहबाज ने आपको बताया वो सोचे समझे मंसूबे थे, वो मुआहदात थे जिसके ऊपर आईएमएफ ने डिक्टेशन नहीं दी। मेरी गुजारिश सुन लें, आईएमएफ तो बहुत बाद में आता है ना, ये तो 94 से। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सोचे समझे मंसूबे थे, आपके अपने इनिशिएटिव थे। शहबाज तो आईपीपीज की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो आईएमएफ था ही नहीं। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना जी कि इस वक्त जो आप मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसके आर्गूमेंट को, मुस्तफ़ा साहब के आर्गूमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब 15 साल से बैठी हुई है हसीना वाजद और वो एक सिस्टम के तहत लेके आई है। मुझे याद है कि मियाँ साहब जब गए किसी बाहर के विजिट में थे तो उन्होंने हसीना वाजद से कहा जी मुझे मुलाकात करनी है, वो भी आए हुए थे। तो सेक्रेटरी ने कहा जी कि कुछ ज़रूरी है, फॉरेन ऑफिस वाले करते हैं मीन बैक निकालते। उन्होंने कहा हाँ यार बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी क्या एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा बिजली,
क्योंकि वहाँ उस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे थे सोलर के बांग्लादेश में। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2017 या 18 के अंदर ये बिजली आपको मिल रही थी 11 रुपए की और 12 रुपए की और 13 रुपए की, आपने इंस्टेबिलिटी क्रिएट की और उसके बाद जज शामिल हुए, जर्नैल शामिल हुए, सियासतदान शामिल हुए, मुल्क को जी नवाज शरीफ अच्छा उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हुए, कर दो। अब आपने एक शख्स को सजा नहीं दी है, आपने पूरे मुल्क को सजा दी। लेट मी गो टू मुस्तफा साहब ऑन दिस। लोगों को ये समझाना तज्जियाती तौर पर तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सारा कंटेक्चुअलाइज करें जो आपने किया, लेकिन जब आप IMF के साथ निगोशिएट कर रहे थे स्टार्टिंग इमरान खान साहब की हुकूमत और अब तक, तो आपको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कोई इसके ऊपर कहीं पे आपको डिबेट नजर नहीं है। ये नहीं हम कह रहे थे कि ये होना नहीं था, चले मान लिया कि इनेविटेबल था, वो होना ही था IMF का, बट एवरीबडी न्यू कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। खामोशी इस वजह से कि अवाम इन्वॉल्व थे बीच में। तलत भाई, इसमें हमें लोगों के सामने ये बात भी रखनी चाहिए कि IMF के पास हमें जाना क्यों पड़ता है और IMF है क्या। ठीक, IMF को आप देख लें एक डॉक्टर की तरह है। आप मरीज हैं, आप IMF के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जनाब ये मेरा मुआयना करो और बताओ मुझे क्या मर्ज लाहक है, और फिर वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। अब उस प्रिस्क्रिप्शन के नतीजे में जो चीजें आपने करनी होती हैं वो पाकिस्तान ने कितने प्रोग्राम किए, IMF की तरफ के पास गया लेकिन एक दफा भी मुकम्मल नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इवेंचुअली हमें इसी जगह पे ले आई है कि जहां पर मुल्क डिफॉल्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में अगर सियासत जब भी हुई है पिछले 10 सालों में 20 सालों में, वो मार्टरडम पे हुई है, वो विक्टिमाइजेशन पे हुई है, वो इश्यूज के ऊपर नहीं हुई। अगर आप लोगों को मार्टरडम ना देते, आप लोगों को शहीद ना बनाते, आप लोगों को विक्टिम ना बनाते, तो सियासत जो है वो लोगों के इश्यूज के ऊपर हो रही होती, लोग इश्यूज के ऊपर सवाल कर रहे होते। आज पाकिस्तान में लोग वोट इस चीज के ऊपर देते हैं जी कि फलाना जो लीडर है उन्हें बड़ी तगड़ी जेल कटी जी, उन्हें उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है जी, तो उस हमदर्दी में उसको। तो पाकिस्तान में हमने सियासत का पूरा रुख तब्दील करके, अब बात हो रही थी IPPs की, शहबाज भाई ने बात की, पॉलिसीज की बात की सादिया ने। द पॉइंट इज कि मैं कौन सी पॉलिसी इस मुल्क के अंदर बना सकता हूं अगर मैं सियासतदान हूं। हमने देखा नहीं कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जो आपके इस मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त तक प्रूवन एसेट है, स्टील मिल्स के साथ उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद जो आपकी माइन है बलोचिस्तान में रिकोटेक, उसके साथ उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को अरबों डॉलर फाइन्स में देने पड़े। पीपल्स पार्टी की एक वो थी कि जी बिजली का बहरान आ गया कि फौरन हम वो लेकर आए, कारके एक टर्किश कंपनी थी और दीगर के हम फौरन बिजली लेकर आए, बड़ा प्रेशर है लोगों का। उन्होंने कहा तो तुसी बिजली लेके आओगे। ख्वाजा आसिफ साहब वहां पर पिटीशन लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो द पॉइंट इज कि हम, और फिर उसके अंदर और लोग शामिल हुए, हम किसी को काम नहीं करने देना चाहते। नंबर एक, हमने अगर लोग मुंतखब करने हैं तो फिर हमने उनसे 5 साल उन्हें हुकूमत करने देनी है, ठीक। फिर उसके बाद हमने पूछना है उनसे कि जनाब, और ये इख्तियार ना मेरा है, ये इख्तियार मीडिया के पास मौजूद है, ये इख्तियार अवाम के पास मौजूद है, ये इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं है, ये इख्तियार जुडिशरी के पास भी नहीं है कि आपको एक शख्स पसंद है, नहीं पसंद, आप कहते हैं जी कि नहीं इसको बेटे से तनख्वाह नहीं ली, निकाल दो। अच्छा पसंद है, नहीं पसंद है, इसने तोशाखाने से फलानी चीज ली, इसको निकाल दो। भाई हू द हेल आर यू? आप लोगों को फैसला करने थे, और लोगों का जो फैसला है कि एक आम आदमी, ये जो कैमरा के पीछे खड़ा हुआ है, जो सैलरीड क्लास है, जो ठेले वाला है, जो एक किराने की दुकान वाला है, एक मजदूर है, एक किसान है, आप उससे क्यों ये हक छीनना चाहते हैं कि ये तुम नहीं मुंतखब कर सकते और तुम नहीं एहतसाब कर सकते? वो सबसे बेहतर एहतसाब कर सकता है। आज लोगों ने बाहर निकल के दिखाया है कि हम बेहतरीन जज हैं। और इसके अंदर जो सादिया ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई इसके अंदर आपको पॉलिटिकल लीडर नजर नहीं आता लीड करता हुआ। बिल्कुल, जो पॉलिटिकल लीडर बाहर निकले, JUI ने पेशावर के अंदर एक किया, उनके ऊपर एक तूफान आ गया क्रिटिसिज्म का। जनाब 15 दिन पहले आप हुकूमत में थे, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो वुज़रा बयान दे रहे हैं, साबका वुज़रा ख्वाजा आसिफ साहब, दीगर ख्वाजा साद रफीक साहब, उनके ऊपर अवाम हमलावर है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब 15 दिन पहले आप हुकूमत अवाम ने बिलों के जरिए मिलकर एहतजाज करते हुए सबको कटहरे में खड़ा कर दिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम आएंगे तो कॉस्ट की बात करेंगे कि अवाम को जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो तो वो कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इस कॉस्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करें पॉलिटिक्स पे तो किस पर जाकर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। और फिर ये प्रोग्राम के एक और हिस्से में भी बात करेंगे कि हल क्या है फौरी तौर पर। निगरान हुकूमत तो बहुत वादे कर रही है कि न जाने कुछ मरबूत प्रोग्राम उनके पास है, वो मरबूत प्रोग्राम क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद जब अवाम उबल पड़े हैं सड़कों पर, तो अब जो नुमाइंदगान हैं, चाहे वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार किस्म के हमें लेक्चर देते हों, चाहे वो सियासी नुमाइंदगी करते हों, आपको नज़र नहीं आते।
अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया है। सादिया, जरा कॉस्ट की भी थोड़ी सी बात करें कि इसकी कॉस्ट तो उठानी पड़ेगी किसी ना किसी को। अवाम का गुस्सा जो है सिर्फ एहतजाज की हद तक तो नहीं रहेगा। बिल्कुल, और सारी जमातों को उठानी पड़ेगी। एक चीज अगर आप इजाजत दें, जो मुस्तफा ने पहले कही थी, उसी में ऐड कर दूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर सियासतदान आते हैं, इक़्तिदार मिलता भी है, मैंडेट लेकर आते हैं, तो फिर उनको काम कितना किया। इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल दी। एक चीज और कि हमारे सियासतदान, वो पंजाबी में कहते हैं ना, चार जो हैं वो इस इदारे के साथ जाके रल जाएं, चार जो हैं वो उधर चले जाएं कि जी हमें इक़्तिदार में लेकर आ जाएं। तो सियासतदान ही सियासतदान की जब टांगे खींच रहा होगा, तो फिर ये मौका तो आप ऐसे लोगों को इदारों में बैठे जो भी हो उनको आप खुद दे रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज भी मैं देख रही थी कि वो लोग जो साल इस मुल्क पे हुकूमत करके गए हैं, आज भी बता रहे थे कि फलां टाइम पे ना हम वो कोयले वाला काम करने जा रहे थे। भाई, आप कोयले वाला काम दुनिया ने खत्म कर दिया, दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ चली गई, आप आवाम को जो है ना वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। कोयला वाला काम ही ठीक कर दिया होता तो आज कुछ तो होता हमारे पास। वो भी नहीं किया, तो अपनी जगह पर वो भी नहीं किया। एक और चीज, दुनिया में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में और भी बड़े ममालिक में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, बिल्कुल मईशत जो है वो डूबी है, लेकिन आपको वहां पे रिफॉर्मिस्ट नजर आए हैं, वहां पे इकोनॉमी को किस तरीके से बहाल किया गया है। आप मैं देख रही थी टर्की में कमाल दरवेश, तुर्गत ओजाल, ये 2 मिसालें आपको वहां पे मिल जाती हैं जो उन्होंने किया। ब्राजील में आपने देखा है, अपने अर्जेंटीना में देखा है, हर जगह पे आपको रिफॉर्मिस्ट नजर आएंगे। आप अगर पाकिस्तान में कहें कि अच्छा यहाँ पे रिफॉर्म्स कौन लाएगा, तो आपकी नजरों के सामने 3-4 जो आंखों के सामने जो है ना वो शक्लें घूमना शुरू हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि वो रिफॉर्मिस्ट हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत साल पाकिस्तान को रन किया, उसकी इकोनॉमी चलाई है। लेकिन कोई एक नाम भी आप बता सकते हैं कि जो वाकई इकोनॉमी बहाल कर दे, मुतबादल एक वर्ल्ड व्यू दे और रिफॉर्म की बात करें, वो आपको नजर नहीं आएगा। ये समझती हैं कि ये सारा तो निजाम का किस्सा है, ये निजाम ही खराब है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पिंडी आप पारा के पास है, पॉलिटिशियंस जो है उनको काम नहीं करने दिया जाता। इस केस के अंदर ये रेलेवेंट है या नहीं? नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सेनेटर साहब, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। मैं ये पावर का जो सेक्टर है ना, इस केस में ये सरफिंसी नहीं है, ये कैंसर है। पिछले माली साल में, नॉट दिस, जो लास्ट वाला था पीटीआई वाला साल, 1500 अरब रुपए की सब्सिडी गई है सिर्फ एक सेक्टर में, 1500 अरब रुपए की। उसके साथ जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ वो इसके अलावा है। अभी ये जो साल खत्म हुआ है इसमें तकरीबन 1200 अरब रुपए से कुछ कम अभी भी सब्सिडी गई। तो इससे बड़ा कैंसर, मुआशी मदद होती है सब्सिडी। अब बता दें उसका, आप उस पर एतराज क्यों करते हैं? वो क्या है सब्सिडी? आवाम को बताने के लिए सब्सिडी ये है इस वक्त, एक तो होती है ना कि ये बिजली की कीमत है A, 100 रुपए कीमत है, हम आवाम से लेंगे 50 रुपए, तो 50 रुपए की आवाम को फायदा हो गया, जो तो फायदा हो गया ना डायरेक्ट, रियायती कीमत, जो रियायती कीमत। यहाँ पे केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो नुकसानात भी हैं, जो आपकी चोरी हो रही है, जो आपकी बाकी चीजें हो रही हैं, वो आपने जिससे बिजली खरीदी है उसको पैसे वापस करने हैं या नहीं करने आप, ठीक है, तो उसके लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं। अपनी चोरी की भी सब्सिडी, निकम्मेपन की भी सब्सिडी, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम का है वो यहाँ पे अगेन एप्लीकेबल नहीं है। ऑल टू दिस एक्सटेंट ओवरऑल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। यहाँ क्यों नहीं होता अप्लाई? 2015 या 16, सेनेटर साहब आपको याद होगा, फेस्को जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, इसकी निजकारी का प्रोसेस तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच गया। श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा हो गए, $10,000 इन्होंने उनसे एडवांस, वो होता है वो बिड बॉन्ड, वो भी इन्होंने कुछ ले लिया। हुकूमत के एक वजीर ने, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, खुद फेस्को में एहतजाज करवाया, हुकूमत के वजीर ने। अच्छा, अगली बात सुनिए, यहां पे बात खत्म नहीं होती, इसलिए मैं आपसे हम्बली डिसएग्री कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने काबीना की कमेटी बना दी इस मसले को हल करने के लिए। मैंने किसी दोस्त को कहा यार इसके ट्यूअर्स तो भेजो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर सेनेटर परवेज रशीद गालिबन उसके बनाए गए थे कमेटी के चेयरमैन, उसके ट्यूअर्स में ये शामिल था कि इनको मरात मजीद कैसे दी जाए यूनियन को। ये आपका उस वक्त कौन सा अदम इस्तेहकाम था? आप अपनी पीक पे चले गए थे, सीपेक हिट कर गया था, चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गए थे, मामला चल पड़े थे। वो क्राइसिस तो बाद में आया ना, जो आपको हिट हुआ और आप जाके 17 में वो जाके अपनी पीक पे पहुंचा। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये ओवरऑल तमाम सियासतदान हमारे जो इसे डील करते रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वो इसके बेनिफिशियरी हैं। आप एफबीआर चेयरमैन की, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एफबीआर के चेयरमैन की रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी, अभी जो चेयरमैन लगे ना, जी हमने जो एफबीआर की 2 सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और कस्टम, उसका बंदा नहीं लगाना क्योंकि ये अंदर से मिले होते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि पावर डिवीजन का जो सेक्रेटरी आ रहा है वो तो कई दहाइयों से डीएमजी आ रहा है, वहां पे आपने क्यों नहीं चेंज किया? तमाम जो आपका सेटअप है वो मिला हुआ बेनिफिशियरी है। अच्छा, बेनिफिशियरी। अगर अब हम लाइक टू अगर इजाजत दें तो शहबाज साहब की, शहबाज साहब आपकी बात ठीक है बड़ी हद तक, लेकिन मैं अभी उस नुक्ते पे कायम हूँ
कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर नाम का शख्स बैठा हुआ है ना, उसका जहन इस तरफ नहीं जा रहा है कि मेरे दीवार कौन फलांग के आ रहा है या कल मेरे साथ क्या होने वाला है, तो वो फोकस करता है किसी चीज़ पे। 2013 में आप कहाँ खड़े थे? आपकी लोड शेडिंग कहाँ थी? 2013 से 2017-18 तक कितनी पावर जनरेशन हुई है? 12-13 हज़ार मेगावाट हुई है ना। ये पॉलिटिकल, इससे भी ज़्यादा हुई है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का समर था ना। अगर आप एक साल बाद उसे निकाल के फेंक देते तो आप कहाँ, ये जो 3.25 साल का पीरियड गुजरता है खान साहब का, इससे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 मेगावाट भी शायद नहीं दी। अच्छा, तो नहीं सर, पॉइंट क्लियर करने दें। पॉइंट ये है कि ये एक सियासतदान ने आपको 13, 14, 15 हज़ार बिजली दे के गया है, सी पैक दे के गया है, आपने उसकी टांग खींची है। मैं तो ये कहता हूं कि 2017 जुलाई के बाद से जो ये समरात आपको मिल रहे हैं और जो भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूं, अवाम भी बेचारे भुगत रहे हैं, इसका खमियाजा किसी न किसी को भुगतना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। अच्छा, आई हैव अ पॉइंट टू मेक, बट गो अहेड। इकोनॉमी को समझते हैं शहबाज भाई, आप भी समझते हैं, बाकी सारे लोग भी समझते हैं। मैं सिर्फ 2-3 छोटी-छोटी बातें करूंगा। शहबाज भाई, प्राइवेटाइजेशन, दैट इज द वे फॉरवर्ड, राइट? कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है? एज इकोनॉमी को समझने वाले आदमी आप, ये क्या मैं बतौर सियासतदान अगर मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन बन जाऊं कल, 1000 अरब रुपया हम इस वक्त हर साल हम सिक यूनिट्स में दे रहे हैं, 1000 अरब रुपया। अगर उधर जितने लोग काम कर रहे हैं 4 लाख या 5 लाख, उन तमाम सिक यूनिट्स में हम उन्हें घर बिठा के तनख्वाहें देते रहे ना, तब भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे। ठीक, मैं कल अगर बतौर मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन एक चीज भी प्राइवेटाइज कर सकता हूं, मैं, मेरा सेक्रेटरी प्राइवेटाइज कर सकता है, इस खौफ से कि परसों में नैब पकड़ लेगी। देयर यू गो। अगर आप इजाजत दें तो जी। और दूसरा जो आपने फेस्को का वो जिक्र, देखिए लेफ्ट ऑफ द सेंटर, बाएं बाजू दाएं बाजू, एक ये क्लासिक डिवाइड है पॉलिटिक्स में। आज आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, वो कहेगी कि नहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक। आप मुस्लिम लीग नून वालों से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन ये भी नैब से डरेंगे। ये दुनिया भर में अब ऐसी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब यूके में फॉर एग्जांपल, वहां पर उन्होंने रेल सर्विसेज प्राइवेटाइज की। जो रेल सर्विसेज उन्होंने प्राइवेटाइज की, ख्याल ये था कि प्राइवेटाइज होगी, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो उसके अंदर पैसा लगाएगा, उसकी सर्विसेज बेहतर होंगी। आज जो ब्रिटिश रेल है, जो सरकार ओन्ड है, उसकी सर्विसेज बेहतर है, ज्यादा बेहतर। सो ये एक दुनिया के अंदर एक क्लासिक आर्गुमेंट ये चल रहा है। इंडिया में आपकी जो एयरलाइन है, टाटा की मिसाल है, टाटा की मिसाल आपके सामने मौजूद है, उसको देखें। सारे एसओईज एक ब्रेक में लेते, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और मैं बिजली का बिल आपके सामने रखूंगा, जिसको अब हम बार बार पढ़ रहे हैं। इतनी तफसील के साथ हमने बिल को कभी नहीं देखा था, और उसके अंदर जो मामलात हैं उसका ताल्लुक ना तो पिंडी से है, ना अपारा से है, ना सियासी इंस्टेबिलिटी से है। हमारा नुकता ये है कि अवाम को हमने दर्दी की टोकरी में ही रखा है। हमारा ख्याल है वो रेलेवेंट ही नहीं है। ये बिल आपको बताता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अवाम को आपने कोल्लू के बैल की तरह एक ख़ास चक्कर में जोता हुआ है। अवाम की मेहनत से आप कुएं से पानी निकालते हैं, उन पानियों से अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं और बैल को आप डंडे मारते रहते हैं। ये बिल अगर आप देखें, इसके अंदर जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं जी वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और उसका जो चार्ज है वो बिल्कुल लोग देने को तैयार हैं। लेकिन अगर इसमें आपने देखें वो अभी तो 32 रुपए है, 32 रुपए है ना जी इसके ऊपर, मिला के सारा 53 रुपए। लेकिन वो अभी मिलाने पे नहीं, मैं मिलाने पे भी आ रहा हूँ। उसके बाद जो हमने सोचा कि अब चूंकि अवाम दंदा थले आ ही गए ने, तो इन्हें फिर पूरा चक मार, तो फिर उसको कुछ और नहीं, मीटर रेंट चार्जेस हैं जो हम खुद, आप मीटर खरीदते हैं उसके ऊपर चार्ज भी दे रहे हैं, फिक्स चार्जेस है, सर्विस रेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, एफसी सरचार्ज है, क्यूटीआर टैरिफ एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टीवी फी भी डाली हुई है बीच में 35 रुपए, जीएसटी डाला हुआ है, इनकम टैक्स डाला हुआ है, और उसके बाद एक और टैक्स है, कमाल टैक्स पता क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स, मजीद टैक्स, नहीं एक्स्ट्रा टैक्स, ये मोर ओवर टाइप। अच्छा, मोर ओवर, और उसके बाद बाकी किया वही है जो मोर ओवर के बाद हम करते हैं। और रिटेलर टैक्स। गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई ना कोई फौजी बैठा हुआ है ना कुछ, आपको ये चीज रिफॉर्म करनी है, तो यहां पर तो आर्गुमेंट वो कोलैप्स कर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तकलीफ दूर हो जाएगी, तकलीफ कम जरूर हो सकती थी जो हमने नहीं की। मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से होता क्या है कि डॉलर और रुपी की जो डिस्पैरिटी है, रुपी डिवैल्यू होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म होता है, इन्वेस्टमेंट्स आपके मुल्क में कम होती हैं, स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म करती है, ब्ला 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 एंड सो फोर्थ। जब रुपी की आपकी डिवैल्यू अभी रिसेंटली जो हुआ है, अब आप तेल खरीदने जाएंगे, अब तेल महंगा खरीदेंगे,
आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसका उसके नतीजे में क्या होगा कि अब आप 20 से 30 रुपए पेट्रोल अभी और डीजल महंगा करेंगे। उसके नतीजे में क्या होगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी का मिक्स है वो प्रीडोमिनेंटली उसके अंदर सबसे बड़ा शेयर थर्मल का है, तो आप फिर महंगा तेल खरीद के महंगी बिजली बनाएंगे, फिर वो लोगों के पास जाएगी, फिर उसके अंदर से पेमेंट्स नहीं होंगी, 30% जो है वो बिल ही नहीं देंगे लोग। ये भी है पाकिस्तान में, तो इस चीज को भी ज़हन में रखें। लाइन लॉसेज अपनी जगह, लेकिन बिजली चोरी माशाल्लाह टिका के होती है कई जगहों होती है ना, चोरी तो रोकनी होती है, सारी चोरियों की तरह ये चोरी भी रोकनी चाहिए ना हुकूमतों का, इंतजामिया। ये एक ऐसा साइकिल बन गया है कि जिसको फिर हम कहते हैं सर्कुलर डेट। अब इस वक्त 2,500 अरब रुपए के करीब हमारा सर्कुलर डेट भी खड़ा है। आपकी योर कंट्री कैन गो बस्ट एनी टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ वन सर्कुलर डेट। गैस सेक्टर में नहीं था, 350 अरब उधर भी पहुंच गया, 500 अरब के करीब, 2100 अरब गैस सेक्टर का, 2100। तो देयर यू गो। सो द पॉइंट इज कि ये अब जो ये सारी हम, अगर आज हमारा मुल्क एक बेहतर तरीके से चल रहा होता, यहाँ पे इतने बड़े क्राइसिस ना होते, तो शायद हमें आज ये कॉस्ट पे ना करनी पड़ती। और डिबेट लोगों ये ना करे तो कुछ और डिबेट यहाँ पर हो रही होती। मेरा एक चीज, अगर जो आपने अभी बिल का बताया, अगर 20,000 कमाने वाले का 1 लाख बिल आ गया है, तो अब तो वो किसी सूरत पे नहीं कर सकता ना। वो तो हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी उतारना है मीटर उतार लो, जो करना कर लो। अच्छा, डिलीवरेटली मैंने ये बिल चुना है जिसके अंदर कोई एसी मौजूद नहीं। ये 18,000 बिल है, वैसे बनता है 9,000 ऊपर बाकी। आई डोंट नो, ये इट्स जस्ट माय सजेशन, एक नाकिस राय है कि आईएमएफ को, जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारे लिए इनएविटेबल तो हो ही गया है। हालांकि आईएमएफ को अगर देखा जाए, हमने बड़ी मुश्किल से $3 बिलियन लिए हैं। यूक्रेन आप देख लें, वो $115 बिलियन जो हैं वो दे देते हैं, क्योंकि उनको भी ये अंदाजा है, उनको भी समझ आ गई कि पाकिस्तान की हमारे लिए जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अब उतनी नहीं रही है। हैविंग सेड दैट, आप अगर उनसे बात करें कि ये तो पॉसिबल नहीं है आवाम के लिए देना, कुछ और नहीं तो स्टैगर कर दें, किसी तरीके से कोई छूट मिल जाए, वापस जाएगा ना। और 200-300 यूनिट्स जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, अगर उनको कोई छूट दिला दी जाए, उनके लिए दिल्ली में जिस तरह से फ्री भी हुए 200-300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए, कैंसर विद पैराडॉल आप एंगेज करें उनको, एटलीस्ट ओनली पोस्टपोनिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है ये सिर्फ। देखिए सादिया, इस तरह के जो हल हम निकालते हैं वो जुज वक्ती जिसे कहते हैं ना, पार्ट टाइम, अभी तो होंगे। इनको हम ये भी कह सकते हैं जी कि ठीक है जी 10,000 सबको हम रिलीफ दे रहे हैं, कल ये भी ऐलान हो सकता है, या 20,000 दे रहे हैं, उससे क्या होना है? बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मैं ये कह रही हूं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप सिर्फ सफिशिएंसी की तरफ मुस्तफा की दलील को मैं फिर इंडोर्स करूंगा, अनलेस आप इस गाड़ी को पटड़ी पे चलने नहीं देते, ये स्पीड भी नहीं पकड़ेगी, ये मुसाफिरों को किसी मंजिल पे भी नहीं लेके जाएगी, ये रास्ते में ऐसे जनाब जल्दी इंतखाबात करवा देना। हम तो आपको इंतखाबात को हल करार देते हैं। नहीं, इंतखाबात करवाएंगे तो हल का आगाज तो होगा ना। तो इंतखाबात भी आपने जो 7वें 8वें महीने हमारे जितने मसाइल पैदा हुए हैं ना, अब ये में एक और बात तल्ख बात है, फिर आप कल कोट करेंगे जगह जगह, वो सारे इंतखाबात से फूटे हैं। इंतखाबात हो जाएंगे इंशाल्लाह, 90 डेज में हुए या 100 डेज में हो जाएंगे, लेकिन क्या ये जो मसाइल आज भुगतते हैं हमने 73 से इंतखाबात नहीं हो रहे। अच्छा, एक लाइन जो अभी सर ने बात किया, हमने सबसे ज्यादा इंतखाबात कराए। मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में, हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएं, कोई नहीं जाता। सेकेंडली, होल ऑफ नेशन अप्रोच आपको चाहिए, जो कि नहीं है। आप बैठ के कहते हैं जी माजी की हुकूमत ये करके चली गई है। लिसन, देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू एनी मोर। यू आर ऑलरेडी ऑन बोरोड टाइम्स एंड रिसोर्सेज। अगर आपने भी अभी आवाम से सच नहीं बोला तो होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है ना, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में आप देख लीजिएगा उसके क्या नतीजे निकलते हैं। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन राइट नाउ। फैसले उन्होंने करने जिनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके साथ एक कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। माय पॉइंट इज कि ये जो भी कल कॉस्मेटिक मेजर्स कर लें, कोई भी रिलीफ दे दें, एक स्लैब का रिलीफ दे दें, कुछ भी कर लें, वो अगले महीने इसलिए नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि सितंबर में एक और टैरिफ इंक्रीज आ रहा है। exactly. कितना है वो जो परसों सेक्रेटरी ने खुद बताया, ₹6.67 ₹6.67 पैसे जो आप बात कर रहे हैं कि एक साथ कर दें, 6 महीनों में रिकवर कर ले। द पॉइंट, अगर ये सुबह के सही काम करना चाहे, जो मैंने सुबह ट्वीट भी किया था, यकसा टैरिफ खत्म करें फौरी तौर पर। आप सखर का अलहदा टैरिफ करें, फैसलाबाद का अलहदा करें, जिसकी जो एफिशिएंसी चोरी है उसके मुताबिक करें। और लास्टली, जो 464 अरब रुपए की चोरी और इनएफिशिएंसी इन बिल्ट है, उसको खत्म करें और वहां से अपनी चीजों को बेहतर करें। खुदारा इनको ना मारे। और डेट सर्विसिंग सरचार्ज मैं नहीं दूंगा, ₹3.21। आई हैव टू लीव इट देयर। लेकिन जिसने काम करना है उसके मुंतखब होने में अभी भी 7 महीने बाकी हैं।
निगरान हुकूमत के पास ना तो मैंडेट है ना ये तड़ है, तो ये करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है।